पिछले एपिसोड में आउटियन का सामना करने के लिए सियाओ गई थी, लेकिन वो भी उसके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाई थी और आखिरकार आउटियन ने उसे भी बहुत बुरे तरीके से सहारा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी आउटियन को इसका विनर अनाउंस कर देता है और अब इसीलिए स्नो डिमन सेक्टर के पास में भी 2 पॉइंट हो गए थे। लेकिन वही हम देखते हैं कि आउटियन अभी भी अगले मैच के लिए रेडी होता है और कहता है कि अब मेरे साथ में खेलने के लिए कौन आएगा। तब इससे देख वांगसू इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है कि स्नो डिमन सेक्टर के साथ में डील कर पाना इतना आसान बात नहीं है और ऐसा लगता है कि बॉडी मार्स सोसुर के नए जनरेशन में यही सबसे पावरफुल है। तब इसके ऐसी बात सुनकर टीचर जामा भी कहती है कि हाँ, आउटियन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मगर वहीं हम देखते हैं कि होली डिमन सेक्टर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहते हैं कि इन दोनों टीम में से जो कोई भी जीतेगा वही सेमीफाइनल में हमारा ओपोनेंट होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि काइतो को सियाओ के बारे में चिंता होती है, इसीलिए वो इसे कहता है कि तुमने बहुत ही शानदार तरीके से प्ले किया और अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अच्छे से आराम करो। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि वैनार को आउटियन के बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसे पता है कि युहाओ के यान किंग आयरन के वजह से उसकी मेरिडियन डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि तेंगा बेई के सामने आती है, जिसे देख बेई अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन तभी युहाओ इसके लिए बेई को समझाने लगता है और कहता है कि अभी आपको इसके बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेंगे अगर होली स्पिरिट सेक्ट में है तो फिर हम उसे किसी तरह से रेस्क्यू जरूर करेंगे। इसके बाद युहाओ से कहता है कि अभी आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है और सबसे पहले हमें अपने आने वाले मैच के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो सेंसी को आउटियन के साथ में फाइट करने के लिए भेजता है। जिसके बाद सेंसी भी इसकी बात मानकर यहाँ से जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि ननान को इसके बारे में चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो इसे रोकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और वहीं उधर बाकी लोग भी इन दोनों को देखने लगते हैं। तभी ननान सेंसी से कहती है कि तुम वापस जरूर आना, जिसके बारे में सुनते ही सेंसी भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और फिर वो ननान से कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आउटियन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और उसे कहता है कि तुम तो एक बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने इंपॉर्टेंट लोगों के साथ में फाइट नहीं करने दूंगा और अब इसीलिए तुम भी मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। मगर वहीं उदाहरण देखते हैं कि आउटियन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इससे शानदार टक्कर देने के लिए रेडी होता है, इसीलिए उसने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो अपने स्वर्मिंग पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं उदाहरण देखते हैं कि आउटियन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से सेंसी इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाता और इसी के तुरंत बाद वो सेंसी के ऊपर भी अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए आउटियन इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन फिर भी सेंसी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसके अटैक से अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो आउटियन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद आउटियन अपने पावर का यूज करके लगातार इसके ऊपर अटैक करने लगता है और इस तरह से वो इसे अटैक करने के लिए कोई भी चांस नहीं देता। जिसके बाद सेंसी अपने स्वर्मिंग रिप्लेसमेंट वाले पावर का यूज करने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इसका यूज करके अपने आप को बचा लेगा। लेकिन हम देखते हैं कि आउटियन के पावर के सामने उसकी ये चालाकी बिल्कुल भी काम नहीं करती, क्योंकि आउटियन ने अपने पावर का यूज करके अभी भी इसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने स्वर्मिंग वाले पावर का यूज करना शुरू कर देता है। तब इसे देख युहाओ कहता है ऐसा लगता है कि सीनियर सेंसी थोड़े से पीछे आ गए, लेकिन ये तो असल में उनकी डिस्क्लोजर है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वर्मिंग पावर का यूज करके ओवरलैपिंग डिफेंस को क्रिएट कर दिया है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि आउटियन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे तोड़ने के लिए जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से नहीं तोड़ पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि आउटियन इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके लगातार इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से सेंसी की ये पावर इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाती और हम देखते हैं कि आउटियन आखिरकार इसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सेंसी ने भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पर कि आउटियन इस पर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी आउटियन भी अपने किक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि सेंसी रुकने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर ही देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि सेंसी इसमें इंजर्ड भी हो गया था और फिर वो आउटियन से पूछता है कि मेरे साथ में फाइट करके तुम्हें कैसा लगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउटियन भी इसके पावर से काफी इंप्रेस होता है। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि सेंसी अभी भी इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इसके साथ में फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिस पर आउटियन उससे कहता है कि तुम टैंक सेक्टर वाले तो सच में इतना आसानी से हार नहीं मानोगे और इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे अपना असली पावर का यूज करना ही होगा। अब इतनी बात कहने के बाद आउटियन अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि सेंसी को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें सोल स्किल को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आउटियन इसे संभालने के लिए भी कोई मौका नहीं देता, क्योंकि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसकी वजह से सेंसी इसके इस अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सेंसी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसके अटैक से बचने के लिए कोशिश
कोशिश करता है, मगर तभी हम देखते हैं कि याओटियान ने लगातार अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सेंसी इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि याओटियान ने इस तरह से इसे इंजर्ड कर दिया था। मगर वही उधर हम देखते हैं कि याओटियान अब रुकने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो इस तरह से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब इसे देख सेंसी भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसे देख युहाओ कहने लगता है कि याओटियान ने तो अपने बॉडी मार्शल आर्ट का यूज करके बॉडी को ही वेपन में बदल दिया और उसने इसके पहले इस तरह से फाइट कभी नहीं किया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि सेंसी अभी भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देख बाकी लोग भी काफी डर गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी फिर से याओटियान का सामना करने के लिए खड़ा हो गया था और उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही ताकत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओटियान भी इसके ऐसे विल पावर से काफी इंप्रेस हो गया था और कहता है कि सेंसी सच में तुम एक मैन हो और अब इसीलिए चलो मैं तुम्हें अपना असली ट्रिक दिखाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने स्वॉर्ड को रेडी कर लिया था और इसका यूज करके सेंसी पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसे देखते ही बाकी लोग भी इस बात से काफी डर गए थे और सबको ऐसा लग रहा था कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि सेंसी को इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसने याओटियान के स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोक लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओटियान भी अपने हाथ को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसे देख ननान और बेई भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे। तभी सेंसी याओटियान से कहता है कि मुझे तो अभी थोड़ा सा फील आया है और इसीलिए चलो मैं तुम्हें भी फील कराता हूँ। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि याओटियान फिर से सेंसी पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख ननान इस बात से काफी डर गई होती है। मगर हम देखते हैं कि सेंसी ने इस अटैक को भी रोक लिया था और फिर वो अपने मार्शल सोल को भी एक्टिवेट कर लेता है और याओटियान से कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही है। मगर तभी याओटियान को पता चलता है कि वो इसके पावर में बहुत बुरे तरीके से फंस गया है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि सुआनवू तो वाटर का बीस्ट है। फिर वो कहता है कि सेंसी ने इसके लिए काफी सालों से मेहनत किया है और आखिरकार उसने सुआनवू के पूरे कंट्रोल को पा लिया है। तब इसे देख बाकी लोग भी इसके फील्ड के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं ऐसा कहा जाता है कि ये बिगेस्ट कार्ड है, जिसके वजह से सुआनवू के डोमेन में कोई भी एनिमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर उसे वाटर के हॉरर प्रेशर को सहना पड़ेगा। लेकिन असल में इसे यूज करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके वजह से बहुत ही ज्यादा सोल पावर कंज्यूम होगी और यही वजह है कि सेंसी ने इसे इतना आसानी से यूज नहीं किया। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि याओटियान भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर को यूज करना शुरू कर देता है ताकि वो किसी तरह से यहाँ से निकल सके। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि सेंसी भी अभी से इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करना शुरू कर देता है। इसीलिए वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करने लगता है और याओटियान से कहता है कि अब तुम इसमें से इतना आसानी से नहीं निकल सकते। इसके बाद वो याओटियान को कोई भी चांस देने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने सुआनवू बीस्ट का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। मगर फिर भी हम देखते हैं कि याओटियान ने अपने पावर का यूज करके इसे रोक दिया था, जिसका वजह से सेंसी इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाता। फिर याओटियान सेंसी से कहने लगता है कि चाहे तुम्हारा डिफेंस कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि वैनार को भी याओटियान के बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम ऐसा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि यान किंग आयरन की वजह से तुम्हारे मेरिडियन डैमेज हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि याओटियान इसकी कोई बात नहीं सुनता और वो अपने पावर का यूज करके सेंसी के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। मगर वही हम देखते हैं कि सेंसी भी अब पीछे हटने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है और इसके वजह से इनके बीच में ऐसा टक्कर होता है कि याओटियान सीधे बैरियर को तोड़ते हुए बाहर चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओटियान के सभी साथी भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और कहते हैं कि इस बार तो यहाँ का प्रोटेक्टिव बैरियर भी टूट गया। वहीं हम देखते हैं कि ननान और उसके साथियों को सेंसी के बारे में काफी चिंता होती है और इसीलिए वे भी उसके पास में जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि याओटियान इसमें बेहोश हो गया था, इसीलिए उसके साथियों को इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वे दौड़ते हुए इसके पास में आने लगे थे। मगर तभी रेफरी कहता है कि सेंसी बाउंड्री से बाहर है और इसीलिए इसका भी नाम याओटियान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इसके बारे में सुनकर हैरान हो गया था और कहता है क्या सच में मैं बाउंड्री से बाहर आ गया। लेकिन वही हम देखते हैं कि स्नो डीमन सेक्टर की टीम इसमें जीत गई थी और अब इसीलिए उनके पास में 3 पॉइंट हो गए थे। वही हम देखते हैं कि सेंसी के साथी उसे ले जाकर बैठाते हैं, जहाँ सेंसी कहता है कि आखिरकार मुझे इसके बारे में पता था और मैंने स्वानिंग पावर का यूज करके रेफरी के पोजीशन को अपने पोजीशन के साथ में चेंज कर दिया था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो अपने ऊपर काफी शर्मिंदा होता है और फिर सभी से इसके लिए सॉरी भी कहता है। तभी इसी समय ननान इसके पास आकर बैठ जाती है, जिसे देखते ही सेंसी अपने सारे इंजरी के बारे में भूल गया था और फिर वो ननान से पूछता है कि तुमने क्या कहा, जिस पर ननान कहती है कि मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। फिर वो इससे कहती है कि ये बैटल सच में बहुत ही शानदार था और इसी के साथ वो अपने इंजरी को हील करने के लिए कुछ देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी को इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और कहता है कि ननान कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। लेकिन तभी बे इसके सिर पर मारते हुए कहता है कि क्या तुम हमारे बारे में भूल गए,
क्योंकि टैंक सेक्टर का हर कोई जरूरी है और इसीलिए हम कम बैक जरूर करेंगे। अब इसीलिए बेई उससे कहता है कि तुम केवल एक आदमी के बारे में ना सोचो। तब इसके ऐसी बात सुनकर सेंसी कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन अब तो हमारे पास में केवल 2 पॉइंट और उनके पास में 3 पॉइंट हो गए हैं और अब इसीलिए हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं। तब इस पर युहाव कहता है कि आउटियन की कंडीशन काफी खराब हो गई है और अब इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मगर तभी हम देखते हैं कि वेइनार ने पर्सनल मैच से गिव अप करने के लिए डिसाइड कर लिया था। इसीलिए वो रेफरी से कहती है कि हम इसके लिए गिव अप कर रहे हैं और सीधे टीम बैटल में एंटर करना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी ने भी इसके लिए परमिशन दे दिया था और अब इसीलिए टैंकसेट के पास में 7 पॉइंट हो जाते हैं। जिसके बाद वेइनार और युहाव सोचने लगता है कि सेमीफाइनल में वही एंटर करेगा जो कि टीम बैटल में जीतेगा। वहीं अब हम देखते हैं कि रेफरी भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करता, इसीलिए वो इनसे कहता है कि दोनों टीम बैटल के लिए रेडी हो जाओ। वहीं बेई सेंसी से कहता है कि तुम हमारे टेक्टिक के कोर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपने सोल पावर को रिकवर करो और इसमें हम भी तुम्हें कवर करने के लिए अपना बेस्ट देंगे। और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरा ब्रदर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी टीचर जामा कहने लगती है कि टैंक सेक्टर के पास में 7 पॉइंट और स्नो डिमन सेक्टर के पास में 3 पॉइंट है, जिसके वजह से टीम बैटल का 5 पॉइंट हार और जीत को डिटरमाइन करेगा। लेकिन फिर भी इसमें केवल आउटियन को सबसे पावरफुल के रूप में नहीं देखना चाहिए क्योंकि स्नो डिमन सेक्टर की असली ब्रेन वेइनार है। फिर वो कहने लगती है कि अब ये मैच देखने वाला होगा क्योंकि यहाँ पर अब 2 कमांडर के माइंड के बीच में फाइट होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि रेफरी टीम बैटल को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था, मगर तभी हम देखते हैं कि वेइनार इसे कुछ टाइम के लिए रोक देती है और फिर उससे कहती है कि ये एरिना बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये दोनों टीम के फाइट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इसके वजह से प्लेयर इसमें बहुत ही आसानी से इंजर्ड हो जाएंगे। फिर वो कहने लगती है कि ये चीज प्लेयर के लिए पूरी तरह से अनफेयर है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एरिना को सबसे पहले रिपेयर कर दिया जाए। लेकिन इसके ऐसी बात सुनकर युहा समझ गया था कि वो इस तरह से इसे डिले करना चाहती है क्योंकि आउटियन को रिकवर करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद वो कहने लगता है लेकिन हम अपने सोल पावर को जल्दी से रिकवर कर लेंगे। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि रेफरी को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो कहता है मुझे भी पता है कि एरिना बहुत बुरे तरीके से डैमेज है, लेकिन फिर भी इसके लिए कंपटीशन के रूल को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मगर इसके बाद भी अगर गेम के फेयरनेस के बारे में चिंता है तो फिर चलो मैं एरिना को सही कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके वजह से एरिना को रिपेयर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और फिर हम देखते हैं कि वो इसे बहुत ही आसानी से रिपेयर कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेइनार भी इस बात से परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही जल्दी फिक्स हो गया। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि टियान इस बात पर मुस्कुरा रहा था, जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि युहा भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये कोई लार्ज स्केल वाला सोल गाइड डिवाइस होगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वेइनार बेई के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ नेगोशिएशन करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई भी इसके लिए मान गया था और फिर वेइनार से कहता है कि तुम इसके बारे में बोल सकती हो। जिसके बाद वेइनार कहती है कि बड़े दुख की बात है कि हम इस तरह से गेम में मिले, लेकिन फिर भी हमारी तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दोनों तरफ के प्लेयर इसमें अच्छे से फाइट करेंगे और मैं चाहती हूँ कि इसमें कोई भी किसी को जान से मारने के लिए कोशिश ना करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी हमेशा हम ओपोनेंट को अपने गेम के रूप में देखते हैं और इसीलिए हमने कभी भी किसी को मारने के लिए कोशिश नहीं किया। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि रेफरी यहाँ पर आ गया था और कहता है कि गेम के बीच में बात करना मना है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बिना किसी देरी के गेम को स्टार्ट किया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी वो सोचने लगता है कि टियान इस गेम को फेयर तरीके से क्यों नहीं खेलना चाहता और फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि टियान ने इसे मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ पर टियान ने उसे कहा था कि टैंक सेक्टर की टीम असल में पिछले कंपटीशन के श्रेक एकेडमी की लाइनअप टीम है, इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि श्रेक एकेडमी और टैंक सेक्टर एक ही में है। इसीलिए मैं अब तुमसे इसके बारे में जानना चाहता हूँ और क्या तुम्हें समझ आया कि मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया है। तब इस पर रेफरी कहता है कि श्रेक एकेडमी पिछले 10,000 सालों से कंपटीशन को जीतते आ रहा है, लेकिन इस बार का कंपटीशन तो हमारे सन मून एम्पायर में हो रहा है और इसीलिए आप इस मौके को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। फिर वो कहता है कि आप इसमें श्रेक को बिल्कुल भी नहीं जीतने देना चाहते और वैसे भी एक तरह से टैंक सेक्टर भी उनका ही है, जिसके वजह से हम इसमें टैंक सेक्टर को भी नहीं जीतने दे सकते। तब इस पर टियान कहने लगता है कि टैंक सेक्टर का राइज होना हमारे सन मून एम्पायर के लिए थ्रेट है, लेकिन हम असल में इसे श्रेक एकेडमी के साथ में लेकर कैलकुलेट करेंगे, जिसके वजह से मैं इनमें से किसी को भी जीतते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए हमें इसके बारे में जरूर कुछ करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी भी आखिरकार इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि हमें दोनों को इसमें हराना है और इंजर करना है। तभी हम देखते हैं कि होली स्पिरिट सेक्ट वालों को इसके बारे में चिंता होने लगती है और कहता है कि टैंक सेक्ट ने आउटियन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया और वहीं वेइनार ने भी अभी कोई शॉट नहीं लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टैंक सेक्ट अपने सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वहीं उधर हम देखते हैं कि वेइनार भी टीम बैटल के लिए रेडी हो गई होती है, जहाँ वो अपनी टीम से कहती है कि मैं तुम्हें विक्ट्री के लिए लीड करूंगी और फिर वो आउटियन से कहती है कि तुम्हें अब उनको अपने सबसे खतरनाक रूप को दिखाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउटियन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, मगर वहीं अब हम देखते हैं कि रेफरी इसके बारे में कोई देरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो इनके टीम बैटल को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाता
आता है और फिर हम देखते हैं कि वो इनको एरिना में आने के लिए कहता है। तभी युहाओ कहने लगता है कि जियांग डैंग का हैंड बहुत ही पावरफुल है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि उसका बॉडी मास्टर सोल भी उसका हैंड होगा। इसके बाद वो कहता है कि चेन यू स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो थोड़ा सा हम पैक है, इसीलिए टीम बैटल में हमें उसके ऊपर ध्यान रखना होगा। मगर इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे वेनार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता और इसीलिए वो परेशान होता है कि कहीं इनके पास में और कोई हिडन पावर तो नहीं है। वहीं टीचर जामा कहती है कि स्ट्रेक 7 मॉन्स्टर का यह पहली बार है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सेंसी को किसी बात के बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि मैं इस पर फिर से आउटियन के साथ में फाइट करूंगा। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि युहा और उसके सभी साथी मैच के लिए रेडी हो गए होते हैं, इसीलिए वे भी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और इस तरह से वे भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर करना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।